स्ट्रीट। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग एज अ कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, क्या किया जा सकता है, उसमें क्या होता है, किस तरीके से उसमें वेल्थ क्रिएशन होता है, किस तरह के इन्वेस्टर्स को उसमें पैसा लगाना चाहिए और इससे क्या बेनिफिट है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो के एंड में हम लोग यहाँ पे कुछ कॉफ़ी कैन स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड हाउ टू फाइंड कॉफ़ी कैन स्टॉक्स वो भी जानेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर अपन देखें तो ये वैरसिटी ने जो ज़ीरोधा का एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, इन्होंने कॉफ़ी कैन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को यहाँ पे बेसिकली डिराइव किया है। सो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट येट फिनोमिनल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो सेक्टर्स के लीडर्स होते हैं, गुड क्वालिटी कंपनी विद गुड गवर्नेंस को यहाँ पे अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो का पार्ट बनाया जाता है। आई टेल यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑल्सो, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ वन चार्ट विच वी हैव पोस्टेड अ फ्यू मंथ्स बैक। इसमें अब क्या बताया, देखो इंडिया में जो टॉप 20 कंपनीज है ना, टॉप 20 कॉर्पोरेट हाउसेज है, उनका जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, पैट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, सारी कंपनीज जितना प्रॉफिट कमाती है और जो टॉप 20 कंपनीज प्रॉफिट कमाती है वो बेसिकली अभी 90% है। मतलब जो बाकी 80% कंपनीज है दे आर अर्निंग जस्ट 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स, और जो बाकी टॉप 20 कंपनीज है दे आर अर्निंग 90% ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स। अगर अपन समझे 1990 में फिगर 14% के आसपास हुआ करता था, ठीक है, और वहाँ पे 2010 में 20-30% हुआ। कोविड के चलते यहाँ पे ये 90% चला गया। मतलब सिंपल है, बिग विल बी बिगर। इसी एक कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे अपना कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग चलता है। सो इट वॉज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट किर्बी, और इंडिया के अंदर ये जो पोर्टफोलियो की स्ट्रैटेजी सौरभ मुखर्जी करके फॉलो करते हैं। सौरभ मुखर्जी के जो पोर्टफोलियोज है marcellus.in पे आप जाके देख सकते हो। वी विल डिस्कस सम ऑफ द स्टॉक्स अबाउट सौरभ मुखर्जी ऑल्सो, और उनका क्या थीसिस रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीसिस है उन स्टॉक्स के पीछे, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ये स्ट्रेटजी की जो इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना, ये कैसे हुई। ये रॉबर्ट किर्बी हैं, ये एक फंड मैनेजर थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि रॉबर्ट किर्बी के दो कस्टमर थे, एक हस्बैंड और एक वाइफ थी, ठीक है। हस्बैंड ने क्या किया, हमेशा रॉबर्ट किर्बी के स्टॉक्स लेता गया लेता गया लेता गया, कभी बेचे नहीं। एंड वाइफ ने क्या किया, वाइफ ने उनकी पूरी एडवाइजरी को फॉलो किया। वो जब बोलते थे बाय करो तो बाय करते थे, जब करो सेल करते थे तो सेल करते थे। बट बाद में जब देखा तो हस्बैंड का जो रिटर्न था वो बहुत ज़्यादा था एज कम्पेयर टू रॉबर्ट किर्बी के जो पोर्टफोलियो का रिटर्न था। एंड दिस मेक्स कि यहाँ पे है ना, वो रॉबर्ट किर्बी ने सोचा कि येस, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग इज अबाउट बाइंग, होल्ड करिए और उसको लॉन्ग टर्म तक के लिए आप रखे रहे। दैट इज़ वॉट वी कॉल बाय राइट एंड सिट टाइट, जो कि मोतीलाल ओसवाल के भी रामदेव अग्रवाल यही चीज़ बोलते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे ये सारी कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग चली। अब इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, इसमें कोई मल्टी बैगर स्टॉक्स आपको नहीं मिलेंगे। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कि आप है ना किसी भी एक साल के अंदर कभी मल्टी बैगर स्टॉक नहीं लगा पाएंगे हाथ में, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली आप कह सकते हो ये इस स्ट्रेटेजी का एक बेसिकली डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। एंड इसमें क्या होता है, बेसिकली जो पीरियड होता है इट्स लाइक अबाउट एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स तो होता ही है। एंड जो स्ट्रेटेजी जिन्होंने डेवलप करी थी वो तो बोलते हैं एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड की जाती है। पोटेंशियल मल्टी बैगर्स को अवॉइड किया जाता है। पोटेंशियल मल्टी बैगर्स कौन से हो गए, फॉर एग्जांपल पोटेंशियल मल्टी बैगर कुड बी जीएनएफसी, पोटेंशियल मल्टी बैगर कुड बी अभी आज की तारीख में यहाँ पे बोरोसिल रिन्यूएबल्स भी हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसा स्टॉक जो अपन को लग रहा है कि यार इसकी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा वर्थ हो जाएगी, जैसे कि सोना कॉमस्टार, ठीक है ना। तो इस तरह के हाई जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड करते हैं, एकदम नए नए होते हैं, वो बेसिकली अवॉइड करते हैं, ठीक है। फिर अगर अपन समझे यहाँ पे इसके अंदर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉन्गेटिविटी देखी जाती है। लॉन्गेटिविटी का मतलब हुआ कि कंसिस्टेंसी, क्या कंपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाती है क्या। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लास्ट 25 ईयर्स में एशियन पेंट्स ने अपना जो रेवेन्यू है वो 25% CAGR से ग्रो किया है। इन एनी एक भी साल में उन्होंने अपना रेवेन्यू डिक्लाइन नहीं देखा है। लास्ट 20-25 सालों का रिकॉर्ड है। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो इतना बड़ा बन गए कि वो पूरी इंडस्ट्री ही बन गए हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो एक फ़ायदा होता है वो होता है कि आप कॉस्ट और टैक्सेस की सेविंग होती है, बिकॉज यू डोंट डू रेगुलरली ट्रेडिंग, ठीक है। एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल। आप मार्केट को 3 महीने 4 महीने तक मत देखो, आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स या HDFC को कुछ नहीं होने वाला।
3 महीने में ज़रूर उसका प्राइस बिगड़ जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा कि 3 महीने में कंपनी बंद हो जाएगी। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, जो कि बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में होता है। 3 महीने में कुछ भी हो गया, प्रमोटर गायब हो गया, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है। अब ये जो पार्ट है बेसिकली फैक्टर इन्वेस्टिंग का है। फैक्टर इन्वेस्टिंग के बारे में हम लोग ने पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग ने पता किया था कि मोमेंटम जो फैक्टर है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा सबसे बेस्ट होता है। तो आई बटन दबा के आप फैक्टर इन्वेस्टिंग का वीडियो जरूर देखिएगा। फैक्टर इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को यहाँ पे अप्लाई करना। अगर अब आप इस स्ट्रेटेजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ यहाँ पे फैक्टर्स म्यूचुअल फंड्स है, जैसे कि SBI का है, एडलवाइसेस का है और DSP का है। इनके 3 यहाँ पे बेसिकली ये म्यूचुअल फंड्स है। बट क्या है कि अब इसमें अगर अपन देखें तो क्वालिटी जो है, निफ्टी क्वालिटी करके जो एक बेसिकली फैक्टर है, उसके यहाँ पे इंडिसेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब निफ्टी ने अपने स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया बताया, हाई ROE, लो डेट इक्विटी रेशो, लो EPS ग्रोथ, वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब क्या हुआ, एक बार 5% बढ़ रहे हैं, अगले दिन 15% बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वार्टर 20% डाउन हो रहे हैं। ये वेरिएबिलिटी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये आपको है ना स्मॉल कैप मिड कैप में देखने को मिलता है। एकदम से प्रॉफिट 90% बढ़ गया, एकदम से प्रॉफिट 45% से कम हो गया। इसमें कभी एशियन पेंट्स में आपने ऐसा नहीं देखा होगा। लास्ट जितनी भी आप न्यूज़ देख लीजिए, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियों में ये सब चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, उनका एनुअल रिपोर्ट जो बेसिकली होता है वो क्वालिटेटिव होना चाहिए एंड इट्स अ वेरी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, और यहाँ पे कंपनी का जो बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव EPS ग्रोथ होना चाहिए लास्ट 6 फाइनेंशियल ईयर्स में। इनकी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो एटलीस्ट इंडस्ट्री की ग्रोथ से ज़्यादा होनी चाहिए एंड GDP ग्रोथ से तो बिल्कुल ज़्यादा होनी चाहिए। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया एंड वी स्टिल फील इट इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टॉक। वाई? देखो बजाज फाइनेंस में अभी क्या है, उन्होंने 10-20 सालों में जितना भी हर बार वो टारगेट देते हैं ना, वो हर बार ग्रोथ का टारगेट देते हैं 20% का, एंड दे एंड अप विद द ग्रोथ ऑफ 25%, एंड स्टिल डोंट रिवाइज कि हम है ना अगले साल 25% से होंगे, बिकॉज वो बोलते हैं हमेशा हम लोग कंजर्वेटिव खेलना चाहते हैं। कंटिन्यू ग्रोथ को मीट करते आए हैं, इंडस्ट्री की ग्रोथ को बीट किया है और बाकी जो अदर चीज़ों को भी बीट किया है। अब क्या होता है, बजाज फाइनेंस की वैल्यूएशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसमें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज नहीं होते, पेटीएम जैसे RBI के यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगते, बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड एंड दे आर वेरी गुड एट लॉ। ठीक है, दैट्स वाई यू गिव अ वैल्यूएशन ऑफ बजाज फाइनेंस। बहुत सारी NBFCs आती है, फॉर एग्जांपल 2008 के टाइम पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की एक वेव आई थी जब उसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर 2017-18 में DHFL का ज़माना आया, उसका भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन बढ़ा था। बट यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली अगर आप निफ्टी 100 क्वालिटी इंडेक्स 30 है ना, जो बेसिकली 30 स्टॉक सेलेक्ट करता है क्वालिटेटिव स्टॉक्स फ्रॉम 100 कंपनीज, तो ये एक बेसिकली है। फिर एडलवाइसेस का जो है वो बेसिकली निफ्टी 200 में से सेलेक्ट करता है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली हार्डली उन्होंने ना ये इंडेक्स ने अपने बेस इंडेक्स को बीट किया है, बेंचमार्क इंडेक्स को ये बीट नहीं कर पाती है। बट इट्स अ सिंपल स्ट्रैटेजी है ना, ये इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। अब ये किन लोगों को करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो इसमें क्या होता है, एक तो रिटर्न्स रहेंगे ना वो मतलब एक डिसेंट रहेंगे। अब आप किन के लिए कर सकते हैं, जो बेसिकली अभी बहुत कम एज पे है। फॉर एग्जांपल अगर आपके चिल्ड्रंस वगैरह हैं, उनके लिए आप ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल उसमें उन म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। जहां आप 10 साल तक ऐसा पैसा बनाना चाहते हैं जो आपको नहीं चाहिए, वो आप उसमें बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने 20s में हैं या आप आपके टीनेज स्टेज में हैं, ठीक है, तो आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। क्या आप 30s 40s वाले भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट आपको ये देखना है कि आप वो पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा जहां आपको एक डिसेंट रिटर्न चाहिए, 10% एक रिटर्न एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका जो डेट म्यूचुअल फंड्स है, डेट इन्वेस्टमेंट्स है, आपने बहुत सारे बॉन्ड्स और उसमें लगा रखा होगा, PSU बॉन्ड्स में लगा रखा होगा, वो पैसा आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड इसका एक ही तरीका है आज की तारीख में इंडिया में इन्वेस्ट करने का। एक तो ये है कि भाई आप बेसिकली ये इन म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा दीजिए। ठीक है, ये 2-3 जो म्यूचुअल फंड्स हैं, आप SBI क्वालिटी म्यूचुअल फंड सर्च करेंगे आपको आ जाएगा, DSP क्वालिटी म्यूचुअल फंड कीजिए, एडलवाइसेस क्वालिटी म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो उसके साथ आप जा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे मैं कुछ सौरभ मुखर्जी के जो पोर्टफोलियो स्टॉक्स है वो आपको शेयर कर देता हूँ एंड उसमें कुछ भी नया नहीं है, बट फिर भी आई कैन शेयर। सो ये कुछ स्टॉक्स हैं उनके, एशियन पेंट्स, पेडिलाइट, डॉक्टर पाथ लैब्स, पेज इंडस्ट्रीज, नेस्ले, डिवीज लैब, बर्जर पेंट्स, TCS, टाइटन, HDFC लाइफ, ICICI लोम्बार्ड, एज बैंक, कोटक बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, HDFC बैंक हो गया। राइजिंग जाइंट्स में कौन कौन से हैं, रिलैक्सो फुटवियर्स हो गया, फिर अगर गैलेक्सी सर्फिकेंट्स हो गया, इन्फो एज हो गया, चोला फाइनेंस हो गया, AU स्मॉल फाइनेंस हो गया, L&T टेक्नोलॉजी हो गई। तो इस तरह की कंपनीज हो गई, अस्ट्राल पाइप्स हो गया। तो इस तरह की कंपनीज में ये पैसा लगाते हैं। ठीक है, और आपको मैं एक और सिंपल चीज़ बता देता हूँ, आप Marcellus.in
यहाँ पे जाके आप इनके सारे पोर्टफोलियोज़ के बारे में देख सकते हैं। और वो हर बार है ना, वो बेसिकली इसका थीसिस भी अपडेट करते हैं 3-4 महीने में कि वो स्टॉक उन्होंने क्यों लिया, इस स्टॉक में भी क्या हो रहा है। ठीक है, जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, बजाज फिनेंस लोन कैसे देता है। बजाज फिनेंस जितने पैरामीटर्स के साथ लोन देता है ना, उतना कोई नहीं कर सकता। देखिए, फास्टेस्ट लोन विदाउट एनी क्रेडिट स्कोर। बट जब आप बजाज फिनेंस से लोन लेने जाते हो, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, तो उससे वो क्या क्या पूछता है, जो कि बेसिकली आप किसी से बेसिकली जब अपन एक बंदे का इंटरव्यू लेते हैं ना, वो इतनी चीज़ें पूछता है कि उन्होंने डॉक्टरशिप कहाँ से करी, उनकी फैमिली कहाँ रहती है, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ पे उनका क्लिनिक है, किस फील्ड में काम करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट है या फिर कार्डियोलॉजिस्ट है, कितनी फीस चार्ज करते हैं, कितना फुटफॉल होता है, जिस एरिया में रहते हैं वो अफ्लुएंट एरिया है या फिर एक बैकवर्ड एरिया है। इससे पता पड़ता है कि वो डॉक्टर का बेसिकली लाइफस्टाइल कैसा होगा, उसका बिजनेस कैसा होगा, उसकी इनकम कितनी होगी, और फिर उस अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट दिया जाता है। ये सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया था डॉक्टर से, और अभी वो आज सभी प्रोफेशनल्स को देते हैं, और इतने सारे फैक्टर्स डिस्कस करके ही लोन देते हैं। दैट इज वाई बजाज फिनेंस इज अ बजाज फिनेंस एंड इट इज अ मनी मेकिंग मशीन। सो ये वीडियो यहीं खत्म होता है। बहुत सिंपल एंड बोरिंग स्ट्रेटेजी थी, बट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी। एंड आई इवन फील दिस कि इस तरह के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होने चाहिए। और इस तरह के स्टॉक्स में क्या होता है, एक तो वोलेटिलिटी कम होती है, और दूसरा डाउनसाइड रिस्क बहुत कम होती है, हमेशा बेसिकली कंसिस्टेंटली बढ़ते जाएंगे। अगर किसी भी तरह का सिनेरियो होता है, कोविड काइंड ऑफ सिचुएशन, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। चलिए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।